जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली टाइम्स पाकिस्तान एंड बिजनेस प्लस। हमने सोचा कि थोड़ा सा माहौल को लाइट भी किया जाए एंड थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर जो खेलों को परवान चढ़ाई है जिन दो भाइयों ने पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पे, उनके बारे में भी बात की जाए और थोड़ा सा आजमाइशों से आगे निकल कर एक नाम बनाने वाले दो भाइयों के बारे में बात की जाए। मैं कलंदर्स की बात कर रहा हूँ, कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना की, जो कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ और बाहर करियर बना लो, और ही हैड अ करियर हिमसेल्फ एंड ही जबकि सारी कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे थे, ही गॉट एन ईमेल एंड ही वाज आस्क्ड टू स्टे इन द कंपनी but he decided to resign to come back to his homeland, a country where he now gets the respect. We over here have Sameen Rana sahab. Assalamu alaikum Sameen sahab. वालेकुम अस्सलाम। How are you? वेरी गुड, हाउ आर यू? I'm good. लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के चले जाओ और बाहर जाके काम करो, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाहौर में भी आपने की, पाकिस्तान में भी की, उसके बाद कनाडा में जाके भी की. Why the shift from Canada to Lahore? अब्दुल्ला, बिल्कुल। मैं जब पाकिस्तान से बाहर गया था तो लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अरसा पहले की बात है, 2011-12 की, मेरा काम नहीं, उससे पहले 2001 में पहली दफ़ा गया था। बहुत साल हो गए यार, अब तो गए हुए मुझे। जी लेकिन ये आतिफ, बेसिकली मैं और आतिफ, तुम्हें पता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, वो मेरे से बड़ा है। तो जब ये मैं पाकिस्तान से बाहर था, आई वाज हैविंग माय ओन करियर इन द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स, और पाकिस्तान से भी सीए किया, कनाडा से भी किया, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। आतिफ ने जब फ्रेंचाइज लेनी थी तो उस वक्त ये फैसला हुआ, और उसके पीछे मेरी जो बुनियादी तौर पे सोच थी वो ये थी कि आई वांटेड टू सपोर्ट आतिफ, बिकॉज आई थॉट कि उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, और ये इतना बड़ा काम था जो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे लगा कि मेरी स्किल सेट की शायद उसको ज़रूरत हो। तो बस उसने, ये कह लो कि आतिफ की मोहब्बत में आया। तो नो वन न्यू कि आपको क्रिकेट के बारे में, जैसे कहते हैं द ब्यूटी बिहाइंड द ब्रेन्स, एंड इन द प्रोजेक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स यू आर द ब्यूटी बिहाइंड द ब्रेन्स. हमारी आतिफ राना साहब से भी जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि समीन राना इज द वन हु डज इट ऑल, आई एम जस्ट देयर टू पोर्ट्रे इट ऑल. सो हाउ डू यू टेक दैट? देखिए, ऑब्वियसली ये आतिफ ने थोड़ा सा गलत बयानी से काम लिया है। ये बेसिकली इस आतिफ ब्रेन चाइल्ड, मैंने सिर्फ आतिफ को सपोर्ट किया है इस सारे काम में, जो मेरा स्किल सेट था। ऑब्वियसली आतिफ का एक अपना स्किल सेट है, मेरा एक अपना स्किल सेट है, तो मिल के मेरा ख्याल में हम वो कंप्लीट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अम्मी की ख्वाहिश भी थी, बहुत अरसा पहले मेरी मदर जब थी, हयात थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ और आतिफ के साथ काम करूँ। तो मेरा उस वक़्त उनको मज़ाक में जवाब ये था कि ये मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए रहने दें। लेकिन जब पीएसएल हुई तो फिर एक अपॉर्च्युनिटी बनी, और मुझे क्रिकेट का शौक़ बचपन से ही बहुत ज़्यादा था, और मज़े की बात है कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं जी. पता थी। और उसकी वजह ये थी कि जब मैं क्रिकेट देखता था तो बेसिकली मैं क्रिकेट देख नहीं रहा होता था, मैं क्रिकेट खेल रहा होता था। तो मैं बॉलर भी खुद होता था, बैट्समैन भी खुद होता था। क्योंकि तो कहते हैं, छोटे भाई को घर के अंदर अक्सर नहीं खिलाया जाता, तो नहीं, आपके नहीं, साथ. मैं क्रिकेट खेलता था उस वक्त, लेकिन जब मैच देखता था ना तो मेरे से, चूंकि जरूरत से ज्यादा सीरियस था क्रिकेट में, तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होते थे कमेंट्स जब लोग कर रहे होते थे। पता नहीं उसकी क्या वजह थी, लेकिन ये था कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं बॉलर भी खुद ही था, बैट्समैन भी, तो बॉलर जो बॉल करने आ रहा है तो मैं प्लान करता था कि अच्छा, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं किधर बॉल करता, और जब वो हो जाती थी मैं कहता अच्छा, मैं इसको ऐसे खेलता। एक एक जरूरत से ज्यादा शौक था। तो वो शौक आप शेयर इसलिए नहीं कर सका क्योंकि लोगों का शायद वो पैशन तो होता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती जितनी मैं समझता था मेरी है। तो मैं जब कभी बात करता था तो मुझे गुस्सा आता था, जब लोग सतही लेवल के कमेंट करते थे, तो मैंने उस चीज़ को ना अवॉइड कर दिया। मैं कनाडा में जब रहता था तो मेरे घर में जो बेसमेंट था उसमें मैंने एक बहुत सा बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, तो पूरा पूरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का मैं वो प्रोजेक्टर में बैठ के देखता होता था, और एक एक बॉल लेकिन देखता एक था। सीए वाले और सीपीए वाले बंदे के पास इतना टाइम कहाँ से आता था कि वो पूरा पूरा टेस्ट. मेरा शौक ही वो था। मतलब ये था कि मेरी बेगम मुझे अक्सर कहती थी कि मैं जब टीवी से क्रिकेट देखने से फारिग होता था ना तो प्ले स्टेशन पे क्रिकेट खेलनी शुरू कर देता था। तो कहती थी कि अभी तो क्रिकेट देख रहे थे, अब तुम क्रिकेट, तो क्रिकेट शुरू से पसंद बहुत ज़्यादा थी, तो और इसके अलावा मेरा कोई शौक नहीं था।
तो या तो अपना जहाँ काम करता था और उसके अलावा फिर मैचेस देखता था, जो ऑफिस टाइमिंग होते थे उसमें हाइलाइट्स देखता था, बाद में वीकेंड्स पे पूरा पूरा मैच देखता था। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से रात को लेट तक जाग के टेस्ट मैच देखता था, बैट्समैनों की टेक्निक नोट करता रहता था कि इसकी ये टांग क्यों बाहर आती है, ये क्यों इस तरह खेलता है। तो वो, और मजे की बात है कि वो सिर्फ मुझे पता था कि मुझे इस सारी चीज का, इवन आतिफ को भी नहीं पता था। आतिफ को तो लेटर ऑन जब हमने कलंदर्स में काम शुरू किया तो ये आतिफ ने मुझे कहा कि आप मैनेजर बनो, क्योंकि उसने कहा कि यार तुझे तो बहुत इस चीज़ का पता है। मैंने उससे कहा नहीं नहीं, तू भाई है इसलिए मुझे कह रहा है, तो मेरा तो काम ही नहीं है ये। लेकिन फिर उसकी इंसिस्टेंस के ऊपर मैं मैनेजर बना। जब आपको 2014 के अंदर वो ईमेल मौसूल हुई, सो वाज इट द लव फॉर आतिफ और द लव फॉर होमलैंड व्हिच ब्रॉट यू बैक इन द कंट्री? ऑनेस्टली बताऊं तो वो उस टाइम पे ज़्यादा आतिफ था। क्योंकि मैंने, जब मेरी मदर पास्ट अवे हुई थी तो मैंने अपने हिसाब से सेल्फ कमिटमेंट थी कि अब मैं आइंदा नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, बिकॉज मेरे लिए पाकिस्तान मेरी मदर थी। मैं 15 साल से पाकिस्तान से बाहर था उस वक्त, तो उन्हीं के पास आता था, बैठता था, उनके कमरे में होता था या फिर आतिफ के घर में होता था, ये दो ही जगह थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत प्यार था, लेकिन ये डिसीजन जो मैंने लिया था ये आतिफ की वजह से लिया था कि मैं आई वांटेड टू सपोर्ट हिम। और क्रिकेट चूँकि मेरा पैशन था तो वो एक नेचुरली मेरी एक स्किल सेट को मैच कर रहा था। मैंने उस वक्त सच्ची बात है नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट में काम कर रहा हूँ, या मुझे ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इसमें आतिफ को वो स्किल सेट की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं आया। व्हेन यू केम बैक, उसके बाद फिर व्हेन यू टुक ओवर लाहौर कलंदर्स टू, कलंदर्स के नाम पर बड़ी तनकीद हुई आपको, ख़ानदान के अंदर से भी एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आपने कहा कि ख़ानदान के अंदर से भी तनकीद हुई। फिर आप पे एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं, एक भाई मालिक बन गया, दूसरे भाई को मैनेजर बना ऐसे दिए, ही ऐसे तीसरे को पीछे से कुछ और बना ऐसे देंगे, ही ऐसे। किसी भाभी को कुछ बना देंगे। हाउ डिड यू टेक दैट? देखिए बात ये थी एंड डिस्पाइट दैट आप इसी दौरान के अंदर आपकी टीम भी हार रही थी। मुश्किल टाइम था, मैं आपको बताऊं, बड़ा अपने पे डाउट आता है, बहुत ज़्यादा डाउट आता था, और ये लगता था मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता था। मुझे मैनेजर आतिफ ने बनाया था, और वो मुझे बेचारा कसमें खा खा के यकीन दिलाता था कि मैंने तेरी मोहब्बत में नहीं बनाया, तेरे में वो स्किल है। और वो मुझे 4 साल तक कहता रहा कि समीन टेक टेक लीडरशिप, टेक लीडरशिप। मैं रिलक्टेंट था क्योंकि मेरे साथ ओनर का टैग लगा हुआ था ना, तो मुझे ये होता था कि मैं अगर करूँगा तो शायद ये लगेगा कि ओनर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा समझा नहीं जाता। लेकिन ओवर द पीरियड मैंने अपने रोल को डिफाइन ही ऐसे किया था कि नोबडी थिंक ऑफ मी एज एन ओनर, यस। दे थिंक ऑफ मी एज ए मैनेजर। या ठीक है, मेरा टाइटल भी मैनेजर का था। तो लेकिन फिर 4 साल जब हारे तो आपकी अपनी फैमिली भी डाउट करती है, इवन मेरे बच्चे भी डाउट करते थे। तो वो मुझे कहते थे कि पापा हम ही क्यों नहीं जीतते, बाकी तो सारे जीत जाते हैं। तो मैं जो भी कोई जस्टिफिकेशन देता था तो वो एंड में यही कहते थे कि शायद हमारे पापा की मिस्टेक है, इनको आता नहीं है ये काम। इसी तरह फिर फैमिली मेम्बर्स थे, वो ये सोचते थे, क्योंकि वो उनको पता नहीं था ना कि मेरा क्रिकेट में क्या नॉलेज है, क्या पैशन है। तो पहले 3-4 साल तो मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा रहा कि यार नहीं, मुझे ये काम आता है और मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ये काम आता था तो ब्रेंडन मैकलम के आखिरी दौर जब उसके क्रिकेटिंग करियर के चल रहे थे तब लाहौर कलंदर ने ले लिया। एबी डिविलियर्स के जब आखिरी दिन चल रहे थे तब लाहौर कलंदर ने ले लिया। क्रिस गेल जो कि एक दुनिया पहला, क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, पहले, जो कि मजबूरी थी, आई टोटली गेट दैट, बट यू स्टिल टुक इट। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग एबीडी, टेकिंग मैकलम? देखिए जब हम जो रूल था ना वो ये था कि अगर आप बॉटम पे आते तो पहली पिक आप जी। लेते थे। तो इसमें नो ब्रेनर वाली बात यस। थी कि उसमें को मैं सच्ची, ब्रेंडन की दफ़ा मैंने प्लान किया था। यस। वो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्या लें इन एडवांस प्लान करके, इसी वजह से हम ब्रेंडन को भी ले पाए और सुनील नारायण को जी भी जी उस ड्राफ्ट में ले पाए थे। यस। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि जब पहली पिक होती थी तो आप ड्राफ्ट का जो सबसे अच्छा नाम है, सबसे बड़ा प्लेयर है, एक नेचुरल आपकी इंक्लिनेशन होती है इंस्टिंक्ट कि यार होता मैं उसको ले लेता हूँ। या तो आप उसको इसलिए लिया। लेकिन ब्रेंडन की दफ़ा मैंने प्लान किया था क्योंकि हमें लीडरशिप के लिए शख्स चाहिए था। और ब्रेंडन वाज वन ऑफ गाय हु, जिसने न्यूजीलैंड की क्रिकेट को पूरा ट्रांसफॉर्म किया था। और अभी वक्त ने प्रूव भी किया, इंग्लैंड की अब जो आप बेस बॉल की यस। बात करते हैं सारे, वही ब्रेंडन था। उसने आके एक्चुअली एग्जैक्टली यही काम करने की कोशिश की थी लाहौर कलंदर में जो अब वो इंग्लैंड की टीम के साथ कर रहे हैं। उनकी फिलॉसफी ये है, ही वांटेड टू एंजॉय द क्रिकेट। मुझे याद है एक मैच में, पहला मैच उनके साथ था, क्वेटा के साथ मैच था, हम लोगों ने 100 उन्होंने 147 पे आउट हो गए थे 20 ओवरों में, जो कि बड़ा कम स्कोर है।
तो हम मैच देख रहे थे, ऐसे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, सामने स्क्रीन लगी हुई थी, तो ब्रेंडन आए आउट होके, तो उसके बाद वो भी मैच देखने लग गए। तो थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट से उठे, तो जो टेप नहीं होती जो प्लेयर अक्सर अपने जी जी। करते हैं, वो टेप उन्होंने फाड़ी, और जहाँ पे वो स्क्रीन होती है ना उसके नीचे स्कोर आ रहा होता है उसके ऊपर टेप लगाई, और उन्होंने कहा इंजॉय द मैच। मकसद उनका एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि विक्ट्री जो है ना वो आपके प्रोसेस का नतीजा होती है। या ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट खेलते हैं आप जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टू मच फोकस ओनली ऑन विक्ट्री तो वो अक्सर नहीं आती। आपको अपना प्रोसेस बेहतर करना है। तो ब्रेंडन का जो ये मैसेज था ना हमें, वो ये था कि आप गेम को एंजॉय करो, बॉल टू बॉल एंजॉय करो, देखो कि कहाँ सही हो रही है चीज़ें, कहाँ गलत हो रही है। ये मत देखो कि वो यार इतने रह गए जीतने में, वो इतने रह गए हारने में। उससे आपका फोकस डाइवर्ट होता है। ये बड़ा डीप मीनिंग था इस बात का। मैंने अपनी सारी लर्निंग ना फ़ायदा बड़े नामों को लेने का पता है क्या हुआ, कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिल गया। अब अगर एंड आप, ब्रांड इमेज भी डेवलप होगी टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली वो तो था एंड ही। देन आप पे एलिगेशंस भी लगी सट्टे की, फिक्सिंग की। और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे बैठ के जर्नलिस्ट ने, रिनाउंड जर्नलिस्ट ने ये कहा, और कहा कि ये राणा जो भाई हैं ये बिके हुए हैं। पता है देखो, और उन्हीं जर्नलिस्ट ने अभी रिसेंटली जब ये 2023 का ट्रॉफी आप लोग जीते उनके बाद उन्होंने एक व्लॉग भी लगाया, हम लोग को नीचे लगाएंगे ज़रूर। बट हाउ डू यू टेक दैट? देखो बात यह है कि ये खबरें, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हुई भी हैं। तो अगर कोई बंदा ये बात करता है तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि हमारे ही लेजेंड्स, ग्रेट्स या कुछ ऐसे लोग जो इसमें प्रूवन गिल्टी हुए और उनको सज़ाएं भी हुई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ऐसा कोई काम होता ही नहीं है क्रिकेट में, लेकिन एज़ फार एज वी आर कंसर्न, मैंने ये प्रेस में भी मेरे से एक दफ़ा ये सवाल हुआ, तीसरा चौथा सीज़न था, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया तो उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। तो मैंने उनको कॉमन सेंस से बात की थी कि जुआ खेलने के लिए ना शर्त लगानी चाहिए ना, कि आप जीतते हो और फिर हारते हो तो चलो आप पे जुआ लगता है। लाहौर कलंदर तो हार ही रही थी, कौन उस पर पैसे लगाता है यार। मतलब आप पैसा ये लगाते हो कि लाहौर कलंदर जीत जाएगी या लाहौर कलंदर हार जाएगी। हमारी तो 4 सालों में तो वो तो क्या लोग राइटिंग ऑन द वॉल होती थी, तो किसने पैसे लगाने थे उसके ऊपर। लिहाजा एज फार एज वी आर कंसर्न, मेरे एक मैनेजमेंट में आने की वन ऑफ द रीज़न वॉज टू कि इंश्योर हम ये ट्रांसपेरेंसी। इंश्योर करना चाहते थे कि खुदा ना खास्ता, बाकी देखें हारना जीतना, यार ये टीम का नाम अपने अपनी माँ के नाम के साथ रखा है कलंदर। वो इतना बड़ा तो नहीं कर सकते ना जुल्म, कि वो कलंदर की तारीफ जो है ना हमारे लिए, वो हमारी मदर की तारीफ है। तो इसलिए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोगों का आप नहीं कह सकते, क्योंकि हारने को जस्टिफाई करते वक्त बाज़ दफ़ा हम ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। अभी तो बाबर आजम पे भी एलिगेशंस लग रही हैं। जी, वो जिसका जो, मुबश्शिर लुकमान की तरफ हाँ, वो से। जिनका जो दिल करता है वो लगा देते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टेल यू विद 2000% कॉन्फिडेंस कि वी नेवर एवर हैड सच अ थिंग। क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर आपको डेटा एक्सपर्ट माना जाता है अमंग अदर टीम्स टू। एंड काफ़ी और टीमों ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि यू प्ले विद द स्टैट्स, यू प्ले विद द डेटा। बट पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को, और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आपको कितनी दुश्वारी हुई है? मेरी, एंड व्हेन यू से डेटा, फॉर आवर व्यूअर्स इफ यू कुड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। देखो मेरी नेचुरल लर्निंग स्किल्स जो है ना वो डाटा से रिलेटेड है। यस। अब यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन थिंग यू आर गोना बी गुड एट दिस इज एनालिसिस। हम उसको प्रोपेगेट नहीं करते। ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा फाइनर पॉइंट है कि आपकी ब्रांड की जो फिलॉसफी है ना उसको आपने सामने रखना है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको प्रोपोगेट करते हैं कि जी डाटा डाटा डाटा, और वो काम भी करते हैं, पीछे उनके पास दो दो तीन तीन एनालिस्ट भी बैठे होते हैं। हम भी वो करते हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी, डाटा इज़ जस्ट अ सपोर्टिंग टूल। बिकॉज क्रिकेट का जो नेचुरल फ्लेयर है ना, हम उस पर बिलीव करते हैं। हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो आपकी नेचुरल स्किल सेट है ना वो किसी भी डाटा को बीट कर सकती है। और स्पेशली T20 क्रिकेट में मैच अप्स, ये तो एक, अब मेरा ख्याल में ना आजकल ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया हुआ है कि लोगों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना, वो उसको अहमियत बना हाँ दिया है जी। कि जी ये मैच। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना उस वक्त भी पता था कि जब लेफ्टी बैट्समैन होता है ना उसको खब्बा स्पिनर नहीं लगाते। उसमें केड़ा मैचअप होता था, मैचअप यही है कि उसकी आर्क में आती है बॉल तो छिक्के मारता है वो।
ये तो कॉमन सेंस की बात है। Yeah. वो किसी बैट्समैन को आप देखते हैं कि यार वो स्पिनर पे फंसता है तो आपने स्पिनर ही लगाना है। Yeah. हमने कॉम्प्लिकेट किया चीज़ों को ना, बाज़ दफ़ा उसके वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, पर्सनल एजेंडाज भी होते हैं कि जी इतना कॉम्प्लिकेट कर दो, मैं अपनी Yeah. अहमियत जता दूं कि जी चूंकि डाटा मेरी स्किल है। तो अब एक क्रिकेटर को तो नहीं पता, आकिब जावेद तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या उस तरह के, तो मैंने अगर डोमिनेट करना है तो मैं उधर से ले आऊँ कि जी ये देखो मैचअप। ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्रिकेट में डाटा सिर्फ और सिर्फ एक टूल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेटजी बनाने के लिए कर सकते हो, लेकिन क्रिकेट की असल खूबसूरती जो है ना वो ग्राउंड के अंदर है और वो कैप्टन है। कैप्टन है अजहर अली आपका कप्तान, सुहेल अख्तर आपका कप्तान, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आपने किस तरीके से की? यार बेसिकली अजहर अली वाला जो डिसीजन था वो वाकई गलती थी। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू अजहर भाई, लेकिन वो गलती इस तरह से थी कि हमने जब ड्राफ्ट में पिक कर रहे थे ना तो वहाँ पे हमने हमारे से एक समझ लो कि एक मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन हुई, और फिर सेकंड डे पे हमने अजहर भाई को कैप्टन बनाया। लेकिन हमारा लॉजिक क्या था कैप्टन बनाने का? हमारा लॉजिक ये था कि एक पाकिस्तान नेशनल टीम का कैप्टन है या और वो अगर अच्छा है तो कैप्टन है ना यार, एक नेशनल टीम का कैप्टन ये तो नहीं हो सकता कि। और अजहर भाई अच्छे भी थे, नो डाउट अबाउट दैट, बट T20 फॉर्मेट शायद उनके लिए उस तरह से उसमें वो सक्सेसफुल नहीं थे। सुहेल अख्तर को जो कप्तान बनाया बिल्कुल ठीक बनाया। अबू धाबी, लोगों को इस बात का नहीं पता है हाँ, बट लोग इस पे तनकीद का निशाना बनाते यार हैं। तनकीद तो देखो पहले 4 साल ना एक बात मुझे समझ आ गई थी, और मुझे याद है शुरू में जब तनकीद होती थी तो ऑब्वियसली एज ए पर्सन मैं भी ऑफेंड होता था, मुझे दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था, दिल करता था मैं क्लैरिफाई करूं कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन मुझे एक बात बड़ी जल्दी समझ आ गई थी, और वो थैंक्स टू ये जो हमारे क्रिकेटर्स और लेजेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने समझा दी थी कि यार ये तादाद में बहुत ज़्यादा है। डोंट स्पेंड योर एनर्जी ऑन जस्टिफाइंग योर एक्शन। आप वो करो जो आपको समझ आती है, एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा नहीं हुआ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न, मूव फॉरवर्ड। अगर मैं लोगों को जवाब देने लग गया तो मेरी तो तो फिर सारी तो एनर्जी उधर चली जाएगी यार। एक एक मैच में आप एक हो, 50,000 लोग आपको सजेशन समझाने दे रहे वाले हैं, होते हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अगर आप उस तरफ से लग जाओगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप तो उन्हीं को जवाब देते रहोगे। तो शुरू में ही मैंने कैरियर के ये सीख ली थी बात कि यस, जहाँ क्रिटिसिज्म होता था मुझसे इनपुट लेते थे और सीखते भी थे, लेकिन ज़्यादा उसको फोकस नहीं करते थे। माई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि शहीन शाह अफरीदी को आप ओन करते हैं, आप फ़खर जमान को ओन करते हैं, आप सलमान इरशाद को भी टू सम एक्सटेंट ओन करते हैं, यू ओन हारिस रऊफ टू, बट यू डोंट ओन लाडला लाडी, you don't own Mohammad Rizwan because he started the career, let's be honest, he started the career from Lahore Qalandars, and you don't own Usman Qadir too. So what is the reason behind देखो it? एक इसमें ये अब बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा। लाडी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओनरशिप दी थी। You मैं gave him the opportunities but नहीं, बैक बिहाइंड द सीन वो okay. आप लोगों ने देखा नहीं। अब लोग ये देखते हैं कि जिस तरह हारिस और शहीन को पब्लिकली मैं पर्सनली भी कर रहा होता हूँ, वो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर रहा होता हूँ। लाडी अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो परफॉर्मेंसेस आई नहीं उनकी, लेकिन हमने उनको डिसोन नहीं किया। हम जहाँ तक हो सकता था, वो तो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ चुके थे। जो तीसरा चौथा के पांचवा सीजन था मेरा ख्याल में, गया 7वां सीजन था। दिलबर को हमने वापस लेके आए, उसे क्रिकेट छोड़ दी हुई थी, उसको फिर ट्रेन किया, फिर सारा किया। दिलबर को मैंने बिग बैश, मतलब जब उसका कोई स्टैट नहीं था, उसका कोई कैरियर नहीं था, उनको वो कोविड हो गया था तब जब वो बेचारे को कोविड हो गया। या तो वो उसको बिग बैश डायरेक्ट खेला वो, या बगैर किसी स्टैट के। तो ये हमारी ओनरशिप थी दिलबर के लिए। इसी तरह बाकी आपने जो बात की, जितने उस्मान कादिर को तो हमने जितना ऑन किया शायद ही किसी ने किया हो, 2 दफ़ा कप्तान बना के भेज दिया। लेकिन देखिए होता पता है क्या है, होता यह है कि ये टू वे रिलेशनशिप होता है। आप किसी को जब आप ओन करते हैं तो वो ओन होना चाहता है तो आप ओन करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार मैं अगर इसके साथ अटैच हो जाऊंगा या ओनरशिप हो जाएगी तो मेरी शायद दूसरी पार्टी से अपनी भी इख्तिलाफात। थॉट है ना। तो जब कोई प्लेयर ऐसे सोचता है तो हम फिर उसको नहीं करते, क्योंकि अब दोस्ती तो सबके साथ है। रिजवान तो मेरा क्रिकेट में इस आने के बाद पहला लव था, अभी भी है, बट रज़ी मुझे याद है कि मुझे तो यहाँ तक सुनना पड़ा था
कि रिजवान को मैं जितना बैक करता था, मुझे अपने ही हमारे मैनेजमेंट ग्रुप में से कहा गया कि हमें ये लगता है कि हमने ये टीम जब हार रहे थे रिजवान को प्लेयर बनाने के लिए लिया। अब ऑब्वियसली हार भी रहे हो, फिर क्रिटिसाइज भी होता है। मैं हमारे एक मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे फॉर्मर बहुत बड़े नाम है क्रिकेट के, तो जब हम दूसरे साल बैठे ड्राफ्ट करने तो मुझे कहा गया कि आप रिजवान को मत लो, कामरान अकमल को ले लो। ऑब्वियसली कामी भाई एक बहुत लेजेंड है पाकिस्तान के, बट मेरा काउंटर क्वेश्चन था कि मुझे ये बताएं कि रिजवान ने पहले साल हमारे लिए अपना 100% दिया, दिल से किया, और वो तो मैं किस बेस पे उसको ड्रॉप करूं? एंड आई स्टूड बाय इट, आई फॉट फॉर हिम। और सेकंड सीजन में मैंने लड़ के लिया, यहाँ तक कि वो ग्रेट जो क्रिकेटर हैं उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया कि अगर ओनर्स ने टीम बनानी है तो हमारे बैठने का क्या फ़ायदा है। तो फिर मैंने उनको क्लैरिफाई किया कि देखें ये आप जाति करें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ, बट डिसीजन हमारा म्यूचुअल होगा, मैं आपको बुलडोज नहीं कर रहा। ये चीज़ें हैं रिजवान की जिसकी वजह से हमने उसको रखा और उसने हमारे लिए की। तो अब ऐसी क्या वजह है कि कामी का अच्छा सीजन गया है तो मैं इस लालच में कामी को ले लूं और रिजवान को डिसोन कर दूं? तो मैं तो आई स्टूड बाय इट एंड आई फॉट फॉर हिम। दो के उस सीजन में कामी भाई ने टॉप किए चार्ट और उसमें हम हारे, तो बाद में मुझे फिर कहा गया कि देखा तुम्हें कहा था कामरान को ले लो और तुमने नहीं लिया और तुम्हारी वजह से हारे। तो ठीक है, लेकिन मैंने रिजवान को बैक किया। रिजवान को जब हमने ट्रांसफ़र किया, ट्रेड किया, तो उसकी स्टोरी डिफरेंट थी। हमारी जो कैटेगरीज थी उसमें जगह नहीं बन रही थी। गोल्ड कैटेगरी में रिजवान थे, मैं उनको गोल्ड में नहीं रख सकता था क्योंकि मेरी गोल्ड कैटेगरी ब्लॉक थी। तो रिजवान का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको पैसों से मोहब्बत नहीं है, वो ये चाहते थे कि उनको वो रिस्पेक्ट मिले, और वो अब अपना थॉट प्रोसेस है कि वो कहते थे कि यास्मीन भाई अब देखें मैं गोल्ड से नीचे नहीं आऊँगा। तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं थी। अब एक प्लेयर अगर आप अपनी एक डिमांड रख रहा है और आप वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप ऑब्वियसली पार्ट वेस्ट कर लेते हैं। और क्रिकेट में प्रोफेशनली आप देखें हर प्लेयर का हक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ दिल करता है खेले। हारिस और शहीन की ऑन दी अदर हैंड जो थ्रू आउट जर्नी है ना, वो हमारे साथ रही, और उसके अलावा उन्होंने उस चीज़ को ओन बहुत ज़्यादा किया, मेरे से ज़्यादा। हारिस, शहीन, फ़खर, अब्दुल्ला, जमान, अब जेबी, फिर हमारा सलमान निशाद, कामरान गुलाम, ये सारे वो लड़के हैं जो लाहौर कलंदर को यकीन मानो बिल्कुल बल्कि मेरे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो जब हम मेरी ना ख्वाहिश थी ये कि जब शुरू में ना पहला सीज़न हुआ ना, तो मुझे बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैं देखा क्रिस गेल आया, मैं उसको लेने खुद एयरपोर्ट गया, आतिफ और मैं दोनों गए। हमारे लिए तो यार वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, पहली दफ़ा हम ये काम कर रहे थे और मैं इतना बड़ा फ़ैन था, खुद लेने गया उसको। जो सारी जो फैसिलिटी, वो एक मैच के लिए आया था, उनकी बड़ी मेहरबानी की वो 4 मैच खेले, वो उसी दोस्ती की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड हो जाती है। उस एक्सपेक्टेशन को सम टाइम आपने टीम भी चलानी है, तो आपको एक फाइन बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन मेरी इस ज़माने में कोशिश ये थी कि अब गेल आए, वो आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, बिग बैश खेले थे, रेनिगेट की तरफ से उन्होंने 12 बॉलों में 50 रन किए हुए थे, वो ही वॉज द किंग यार एट दैट टाइम। तो मैं ये सोचता था कि यार अब जब टीम खेल रही है, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, तो मैं कहता था एज ए प्रोफेशनल तो वो बिल्कुल ठीक करेंगे। फाइनल में जाने लगे उस रात को, मैं, शहीन और हारिस बैठे हुए थे, तो मैं डर रहा था कसम से, बिकॉज ये इतने ज्यादा हाइपर हुए हुए थे जीतने के लिए कि ये कुछ और सोच ही नहीं रहे थे। तो मैं डर रहा था कि यार अगर क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, कल अगर हार गए तो दीज किड्स विल यू नो अनकंसोलेबल। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा, मैंने कहा यार देखो जो हमारी अभी तक जर्नी रही, कल फाइनल है, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई वांट टू टेल यू हाउ मच प्राउड आई एम विद योर एफर्ट्स एंड ऑल। तो मुझे उन्होंने आगे से कहा कि ये बात भी नहीं करनी है आपने, ये सोचना भी नहीं है आपने, सोचना भी बना है कि आपने कल हम कप उठा रहे हैं, अब ये सोचिए कि कप उठा के करना क्या है। तो मैं डर रहा था, मैंने कहा यार अब लेकिन ये लेवल ऑफ कमिटमेंट था। वो अंदर जब जाते थे ना तो ऐसे लगता था कि वो जंग पे जा रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे। वो मोटिवेशन पता क्यों आती है? जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। तो मेरा काम एक्चुअली आसान हो गया। अब जब मैं करता हूँ तो मेरे लिए इतना आसान है, डेविड को पता है
कलंदर कौन है, वो कौन है कलंदर के लिए, राशिद को पता है, शहीन को पता है, फखर को पता है, हारिस को पता है, जमान को पता है, अब्दुल्ला को पता है। तो मैं तो वहां पे बैठा सिर्फ ये देख रहा होता हूँ कि सब ठीक है ना। देखिए PSL is going to be completed. How do you feel and do you think कि अभी हम लोग उस लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था इसके आगाज में, सेठी साहब का जो एक विजन था, या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अचीव किया, और लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश भी है अचीव करने की, क्योंकि ऑलवेज आप कोशिश करते हो बेहतर से बेहतर से, और जब आप अगर एक चीज़ पे खुश हो जाओ तो फिर तरक्की का अमल रुक जाता है। Yeah. तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बट अगर मैं ये देखूँ कि एक 9 साल पहले एक जब ये शुरू हुआ था, और अब पूरा पाकिस्तान यार इसके साथ कनेक्ट होता है। हमारे पाकिस्तान से बाहर मैं रहता हूँ, मैं यकीन मानो कहीं पे भी जाता हूँ, पीपल रिकग्नाइज बाय फेस बाय नेम। ये बहुत बड़ी आपको एक रिस्पेक्ट है, ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसी वजह से मिली कि PSL सक्सेसफुल हुई। अब इसमें बेहतरी की गुंजाइश, वो उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। Thank you so much, Samin sir, for your time. With the hope that we are able to portray the positive image of the country through sports and through brands like Lahore Qalandar and Pakistan Super League. Thank you so much. Thank you so much, Samin sir. थैंक यू।